Hey guys, welcome to the English essay part 2 lecture series on NearPear. अभी तक आपने काफी ज्यादा वीडियोस में डिस्कशन देखी है किस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश essay के, किस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपने essay को स्ट्रक्चर करना है. So you've basically gone through a lot of different aspects of English essay already. From here onwards, we're going to build on the foundation that you have already created in the lecture so far. और उस फाउंडेशन के ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर हम मजीद डेप्थ में जाकर ऐसे की मुख्तलिफ चीजों को, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, उसकी नुआंसेस को डिस्कस करेंगे, उनको डेप्थ में देखेंगे. आज की वीडियो का मकसद जो फिलोसफी ऑफ द एसेय एग्जाम है, ये मेरे नजदीक एक बहुत अहम एक नुक्ता है जिस पर बड़ी बहस की जरूरत है. तो हमारी जो डिस्कशन होगी वो इन एस्पेक्ट्स से ढूंढेगी. मैं आपको अपने से कोई बात के अंदर एडिंग करूंगा, obviously going to be my interpretation, but I'm going to give you solid evidence and proof as to what I think is the reason why there is an essay exam to begin with in this competitive examination. और अगर आप उस अंडरलाइन फिलोसफी को, उस फलसफे को समझ जाएं कि वो क्या वजह है कि इसकी वजह से एसपीएससी ने एग्जाम रखा है सीएसएस का, तो अगर आपको वजह समझ आ जाएगी तो आपको पता भी होगा कि आपने अपनी एनर्जी किस तरह डायरेक्ट करनी है. तो हम पहले एनालिसिस करेंगे ऐसे के सिलेबस का जो एसपीएससी ने दिया है, फिर हम उसको रिलेट करेंगे एसपीएससी के सिलेबस को जो अभी तक आपने पहले चीजें डिस्कस की हैं उनके साथ, और फिर हम एग्जामिनर्स रिपोर्ट जो डिफरेंट टाइम्स पे ऑफिशियल सीएसएससी एग्जामिनेशन रिपोर्ट निकली है 2014, 16, 17 और 18 में, उनका एनालिसिस करेंगे. उनकी बेसिस पे हम फिर इस चीज को डिड्यूस करेंगे कि ऐसे का एग्जाम रखने का मकसद क्या है. तो सबसे पहले आप इंग्लिश ऐसे का कोर्स जो एसपीएससी ने दिया उसमें क्या कह रहा है. कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर एसेज. इट्स ऑलवेज वन, बिकॉज़ जब आपको क्वेश्चन देता है उसके ऊपर लिखा होता है अटेम्प्ट वन एसे. अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन. कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Candidates' articulation, expression, and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. अब हम इसको अगर वो बातें जो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हैं कि वो जो 3 एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, बेसिक इंग्लिश, कंटेंट और स्ट्रक्चर के, तो इसके सिलेबस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करें. तो जिसको एग्जामिनर आपकी आर्टिकुलेशन, आपका एक्सप्रेशन कह रहा है वो आपकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज की कमांड है, आपकी लिंग्विस्टिक कमांड, उसके अंदर कवर होता है. जो कहता है कि आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड होना चाहिए. इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे अच्छा कंटेंट डिमांड कर रहा है, इस एस्पेक्ट में वो आपकी नॉलेज की बात कर रहा है. और तीसरी चीज है वो टेक्निकल ट्रीटमेंट कहता है, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है. और ये टेक्निकल ट्रीटमेंट और ये स्ट्रक्चर आपकी आउटलाइन में रिफ्लेक्ट करता है, आपकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट करता है. और हम अगली वीडियोस में देखेंगे, मैं बहुत डेप्थ में जाके आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के बीच में, डिफरेंट पैराग्राफ के दरमियान, और पूरे ओवरऑल जो ऐसे जिसको जो एक इंडिविजुअल कंपोजिट होल है वो कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम 2014 की एग्जामिनर रिपोर्ट करते हैं. एग्जामिनर रिपोर्ट बेसिकली उस साल के बाद ऑफिशियली एसपीएससी निकाली है, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ जो उसने गलतियां बताई हैं कैंडिडेट की देखी हैं, उनके ऊपर वो एनालिसिस करते हैं. सो लेट्स सी ऐसे के ऊपर क्या कहता है. So the examiner said, question paper was set to evaluate the performance of the candidate in terms of their conceptual, linguistic, and writing competencies, but common trends observed were lack of conceptual clarity, shallow knowledge of subject, grammatical mistakes, and inappropriate choice of vocabulary and stereotype answers. Majority of the candidates did not follow the norms of confrontational discourse and wrote isolated sentences rather than incohesive paragraphs. The ability required in CSS is extensive reading, holistic, and appreciable performance approach in the subject which majority lack these characteristics. Abhi just start taking a mental note of all these things because मैंने इन सबको extract करके आगे आपको एक आसानी के लिए BT explain किया. So just take a mental note of this because I want this you guys to internalize this deeply. The performance in English essay, this is from the 2016 examination report, was unsatisfactory. Out of the total 9,643 candidates, there appeared a significant majority, 81% failed in the subject. Ideas presented were random. The argument was without any logical reasoning or research-based facts. There was neither coherence nor creativity. The candidates were neither able to build an argument from multiple angles nor substantiated it with facts. The outline of the essay was not properly structured. In many answer scripts, aspects mentioned in the outline were not discussed in the essay. 2017, this is the year that we gave the examination. The standard essay was examined on scoring of argumentation, content, language, and intellectual signifier. The quality and level of critical argumentation on the whole was very poor. Most of the candidates were unable to identify the dormant contention in topics. कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि अंदर टॉपिक क्या क्या टॉपिक डिमांड क्या कर रहा है. आप नोट भी करेंगे कि 2017 के जो टॉपिक्स थे वो थोड़े से ट्रिकी थे. In most papers, content was inadequate and irrelevant. काफी नहीं था, कुछ केसेस में relevant नहीं था. Most worrying aspect of essays was the wrong use of English language. The sentence structure was glaringly flawed. Moreover, grammatical and spelling mistakes were rife. The intellectual level of essays was mediocre, and candidates were unable to even grasp the topic of the essay. 2018, candidates were at their best in topics involving critical and subjective approach. In topics like democracy in Pakistan, rule of law, safeguarding human rights, fighting terrorism, subjective हैं जिनके ऊपर सिर्फ आरा हो सकती हैं. तो different लोगों की interpretation हो सकती है. On the other hand, in topics that were of objective nature, global warming, CPAC, reliance on cramped knowledge, in topics के अंदर जिनपे objective nature के topics थे, scientific nature के topics थे, या जिनपे एक आपको research based analysis चाहिए था, there was a reliance on cramped knowledge, dull monotony, and repetition of stereotypical information was observed. A significant number of the candidates did not have a clear sense of the essentials of a comprehensive essay or the features which differentiate an essay from other forms of writing. Candidates must know about the qualities of standard essay and the standard expected by the commission in the competitive exam. अब मैंने इन सारी बातों को, इन चारों एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया. ठीक है, मैंने ये चारों एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स बड़ी डिटेल से पढ़ी. इनके एक एक जो ऑपरेटिव वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं मुख्तलिफ, उनको मैंने सेग्रीगेट किया और आई फाउंड दैट दे कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू 4. फर्स्ट इज द इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, सेकंड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल थीम, थर्ड इज नॉलेज एंड कंटेंट, एंड फोर्थ इज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. सो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इसके ऊपर एफपीएससी ने जब हमने चारों रिपोर्ट देखी है उनमें से मैं वो स्पेसिफिक टर्म्स एक्सट्रैक्ट करूंगा जो मैंने इसके अंदर कैटेगराइज किए हैं. तो एफपीएससी कहती है कि लैंग्वेज स्किल्स के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नजर आती हैं, इनअप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकैबुलरी होती है, रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर वाज वेरी फ्लॉड, हमने भी पढ़ा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती है. तो अब इसके अंदर जरूरी है ऐसे के अंदर कैसे कि आपके अंदर बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक हो. वोकैबुलरी, बहुत सारे लोग जो जीआई की वोकैबुलरी याद करते हैं और रट्टा लगा के वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं. दे ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड every word has a different etymology and it has a very different etymological use. और अगर आप उसका लफ्ज़ का मतलब देख रहे हैं और उसकी सेंस आपको नहीं पता, तो इसलिए a lot of people make such kind of mistakes. Some people try to become far too verbose and they become very pompous and pretentious in their writing. तो आपको बहुत ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप रिसर्च पेपर नहीं लिखे, ना ही आपको इस तरह की जरूरत है कि आप बहुत मुश्किल अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे तो आप पास होंगे. Rather your English should neither be like a kid who is in grade 5 nor like a PhD candidate. तो इन दोनों के बीच में जो CSS के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपकी जो बैचलर की तालीम है, तो बैचलर का और मास्टर्स लेवल का बंदा जिस तरह की अंग्रेजी लिखता है, अच्छी डिसेंट वेल आर्टिकुलेटेड, उसकी जरूरत है. ओवर क्वालिफाइड PhD लेवल की अंग्रेजी की जरूरत इसमें नहीं है. इसी तरीके से आपकी बेसिक अंग्रेजी एक क्राइटेरिया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली वो ठीक हो. दूसरा, आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल थीम. इसके अंदर जैसे एफपीएससी ने कहा था कि डोरमेंट इंटेंशन क्या है, यानी वो छुपी हुई बात है, हिडन बात है टॉपिक में, वो क्या है. व्हेन गोल्ड रस्ट व्हाट शैल वी आर इन डू, इसके अंदर सेंट्रल एक आइडिया है, वो क्या है.
अनएबल टू ग्रास्प द टॉपिक ऑफ द एसे, कंटेंट वर्किंग एडिक्वेट इररिलेवेंट। इररिलेवेंट भी तभी होगा जब आप सेंट्रल थीम को समझेंगे नहीं, या अगर समझ भी गए तो आप ऐसे आर्गुमेंट्स प्रोड्यूस करें जो सेंट्रल थीम के साथ रिलेट नहीं करें, इररिलेवेंट चीजें आप करें। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपकी, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट को आप समझ ही नहीं पाए कि वो टॉपिक में आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जैसे ये टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी द मिथ। आप जेंडर इक्वालिटी द मिथ को बहुत ज्यादा लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया। मैंने देखा कुछ लोगों ने जेंडर इक्वालिटी द मिथ के टॉपिक को इस तरह इंटरप्रेट किया कि क्या दोनों जेंडर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर क्या दोनों जेंडर इस वक्त इस हालात में दुनिया में इक्वल हैं कि नहीं, वो ये समझे टॉपिक से। जबकि टॉपिक का एक इंटरप्रिटेशन है कि क्या जेंडर इक्वालिटी कभी अचीव हो भी सकती है कि नहीं। सो द सेंट्रल आइडिया इज नॉट दैट यू राइट योर एसे इस दुनिया में जेंडर इक्वालिटी द मिथ बिकॉज़ टुडे वुमेन आर ऑप्रेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन द टू इन एनी स्फीयर बी इट इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल। दिस इज नॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी दुनिया में अचीव कहीं नहीं हुई। व्हाई वुड एन एग्जामिनर गिव सच स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक? जेंडर इक्वालिटी द मिथ का मतलब है कि जो बंदा कहेगा कि जेंडर इक्वालिटी द मिथ, वो ये कहेगा जेंडर इक्वालिटी द मिथ बिकॉज़ men and women are essentially different and inherently have different characteristics, which is why they can never have identical outcomes. On the other hand, इसको बोल करेंगे वो कहेंगे कि नहीं, इनकी opportunities का फर्क होता है, both men and men are equally capable of doing everything. When given opportunities, they can become equal. And फिर obviously इसने मान सकते हैं। ये जो दो मैंने बड़े ओपनर के टॉपिक आपके सामने रखे हैं, दोनों का बुनियादी तौर पर मकसद तकरीबन एक जैसा ही है, दोनों का सेंट्रल थीम यही है, जैसे कैसे आई अटेम्प्टेड इन माय एग्जाम। और ये दोनों बेसिकली डिसेंट और इख्तिलाफ की इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए कितनी ज्यादा है उसके मतलब बात करते हैं। तो आइडेंटिफाई करना सेंट्रल थीम को बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो बताया मैं आपका नॉलेज एंड कंटेंट के ऊपर बात है। इसलिए आपकी अपने एग्जाम रिपोर्ट में लिखी है कि बहुत ज्यादा लोगों का शैलो नॉलेज है, रिसर्च बेस्ड फैक्ट नहीं होते, स्टेरियोटाइप आंसर, ये बहुत अहम बात है। हमारे यहाँ जो एक चूंकि एक कल्चर भी पाया जाता है कि लोग अकेडमी में जाते हैं, नोट्स ले लेते हैं, ये चीजें करते हैं, और कहीं पर भी ज्यादा ऐसे राइटिंग का स्किल नहीं सिखाया जाता बिकॉज़ इट्स कन्वीनिएंट टू जस्ट गिव आउट द नोट्स। सो अब होता ये है कि बहुत ज्यादा लोग क्रैम कर लेते हैं सिमिलर मटेरियल को, और खासतौर पर स्टेरियोटाइपिकल मटेरियल होता है उसको। स्टेरियोटाइप आंसर का मतलब वो है कि जो उसकी डेप्थ को कैप्चर नहीं करे उस टॉपिक की, उस आइडिया की, वो बड़ी सुपरफिशियल बात है। अब जैसे कि डेमोक्रेसी के ऊपर कहते हैं और आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देनी है, तो जो अब्राहम लिंकन कोटेशन है फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो एक आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, मगर दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स वेरी शैलो ऑफ एनीवन कि अगर आप डेफिनेशन कोट कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, यहाँ पे एसेंशियल आइडिया कोट कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, तो वो बात नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं करता डेमोक्रेसी के आइडिया के साथ कोटेशन। और चूंकि हर बंदा ऑलमोस्ट एक रवायत है कि हर बंदा डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए ये कोटेशन लिखकर डिफाइन कर रहा है, so that's what stereotypical answer is, that something that is not actually reflective of what the topic demands and at the same time it is being produced and mapped by the people, owing to the fact कि लोगों को लगता है कि ये इसका आइडिया, बट दैट्स नॉट एक्चुअली। क्रिएटिविटी नहीं होती लोगों की, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत मीडियोकर है, और इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर और कंटेंट के मतलब एसपीएस ने मल्टीपल टाइम्स हिंट किया। चौथी चीज क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने इसको आर्गुमेंटेशन, आइडिएशन और फ्रेमिंग का नाम दिया, और हम पढ़ेंगे डिटेल में आर्गुमेंट क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एसपीएस कह रहा है कि नॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स फॉलो नहीं हुई। अब इसके ऊपर दिस इज नॉट वेरी कॉमनली नोन टर्म कॉन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स, इट्स वेरी peculiar idea that certain people have disagreement as well what it constitutes, but basically उसका आइडिया ये है कि आप अपने आर्गुमेंट को या अपने मुद्दे को, आपने अपने टॉपिक पे जो अपना स्टांस लिया है उस स्टांस को आपने आखिरी हद तक, आखिरी दर्जे तक जाकर साबित करना है। आपने अपनी दलील, अपना इस्तेदलाल इस तरीके से पेश करना है उस टॉपिक के, उस मौजू के मतलब कि उसके मुतबादिल या उसके मुतदाद जितने और नुक्ता नजर हैं आप उन सबको करते हैं। यू हैव टू प्रूव योर आर्गुमेंट टू द फुलेस्ट in such a way that you can win and you persuade the reader कि इसके अलावा जितने और नुक्ता नजर हैं वो ठीक नहीं है। कॉन्फ्रंटेशन डिस्कोर्स है ना, you confronting all the aspects as well. So you're basically essentially saying that your argument, your top जो आपका पूरा essay should be so logically sound, argumentatively convincing, its persuasive value should be high, इतनी कि आप कन्विंस करने के यही आर्गुमेंट। सो इसी तरह वो मल्टीपल टाइम्स और भी जब रेफर करता है किसी ने, तो आइसोलेटेड सेंटेंसेस हैं रादर देन कोहेसिव पैराग्राफ, तो कोई आपस में लिंकेज नहीं बन रहा। ये मैं आपको डिटेल में साइन कोर्सिंग में सिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे आपने आइसोलेशन नहीं करनी है, कैसे आपस में एक कोहेजन आपने लेकर आना है। वो है दोबारा से बात की आइडियाज प्रेजेंटेड, रैंडम आइडियाज, नाउ लॉजिकल रीजनिंग, हम ये भी देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। तो ये वो बात है कि जैसे एक पैराग्राफ के अंदर बात होगी। अब जैसे अगर टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर, तो उसके अंदर आप एक पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं तो आपने ये क्लेम किया है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर, फिर आप उसका एविडेंस क्या लेंगे? वो एविडेंस आपकी लॉजिकल रीजनिंग होगी, वो एविडेंस आपकी कोहेरेंस क्रिएट करेगा, वो एविडेंस आपकी कोहेजन पैराग्राफ के अंदर क्रिएट करेगा। एविडेंस कुड बी फॉर इंस्टेंस यू प्रेजेंट द फैक्ट कि ये देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन कंट्रीज विद हाई इलिटरेसी एंड लो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो आप कोट करेंगे एग्जांपल कोट किया आपने, आप सेंटेंस के साथ कनेक्ट करेंगे कि दिस एविडेंस प्रूव्स दैट हाउ इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट गो टुगेदर। फिर आपने एविडेंस दिया, इसके अलावा आगे साबित करने के लिए मुख्तलिफ आर्गुमेंट्स यूज करेंगे कि आप साबित करेंगे इलिटरेसी और डेमोक्रेसी का आपस में कितना रिश्ता नहीं है, या इसके कन्वर्टली इलिटरेसी और डेमोक्रेसी का आपस में कैसे रिश्ता है। तो आप बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं जो हम आगे देखेंगे उनके अंदर बिल्ड करेंगे। एक दूसरी चीज ये बोलते हैं, जैसे लेट्स से कि हमने बात की कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है कोई, तो उस पैराग्राफ में ही अक्सर कोहेरेंस नहीं होती और आइसोलेटेड होता है। इन अ वे कि वो पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ से कैसे रिलेट कर रहा है, वो पैराग्राफ टॉपिक से कैसे रिलेट कर रहा है, आपने हर पैराग्राफ को इंडिविजुअली पिछले पैराग्राफ से भी लिंक करना होता है और टॉपिक से भी लिंक करना होता है, ये बोलते हैं। और दूसरी चीज है कि आपने जो मुख्तलिफ डिफरेंट पैराग्राफ हैं वो सारे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हो, तो और एक बात के अंदर ये कि आप मुख्तलिफ डिफरेंट आर्गुमेंट्स यूज करते हुए अपने टॉपिक को प्रूव करते हैं। तो क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन का स्किल इसके अंदर जरूरी है। क्रैम्प नॉलेज, डल मोनोटोनी, रेपिटेशन नहीं चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आर्गुमेंट्स चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ एविडेंस चाहिए। फिर एक बार आउटलाइन से रिलेटेड जो किया कि आउटलाइन का स्ट्रक्चर सही अक्सर नहीं था, और जो एस्पेक्ट्स आउटलाइन में डिस्कस किए वो ऐसे में डिस्कस नहीं किए, तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल फ्लॉ है। अब मैं आपको इन जितनी हमने डिस्कशन की है, चीजें देखी हैं, उससे चार जो चीजें हमने डिड्यूस की हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ अपना नुक्ता नजर। मेरे ख्याल से इंग्लिश ऐसे में एक प्री रिक्विजिट तो है कि आपकी बेसिक अंग्रेजी की, वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर को आपको हैज आर एंड एस एस या फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे यूज करनी है, बुनियादी इंग्लिश आपकी, बुनियादी लैंग्वेज आपकी ठीक हो, उसमें बेसिक कोई एरर ना हो, वो फंडामेंटल इंग्लिश के गलतियां ना हो। अगर आप में वो गलतियां हैं तो आप सबसे पहले ग्रामर पे काम करें, ओवर टाइम अपने आप डेवलप करें। आप कैसे बात नहीं होगा जब तक आपकी बेसिक अंग्रेजी ठीक नहीं होगी, बिकॉज़ यू गेट एक्सपोज के सही तो बुनियादी तौर पर ठीक है, तो एग्जामिनर आप कैसे काट के आगे बढ़ाए। गिवन दैट I don't think that having a good grammar or right expression will get you a good score or will have you pass in the exam. क्योंकि मेरे ख्याल से इंग्लिश ऐसे का मकसद एग्जाम में रखने का आपकी बेसिक अंग्रेजी, आपकी लिंग्विस्टिक स्किल टेस्ट करना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी प्रेसी में डिस्कस होती है, बहुत ज्यादा अच्छी प्रेसी में टेस्ट होती है, जहां पे सिनोनिम एंटोनिम्स आपकी वोकैबुलरी चेक करते हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपकी लैंग्वेज चेक करते हैं, ग्रामर डायरेक्टली आपकी चेक होती है, पंक्चुएशन डायरेक्ट चेक होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पैसेज ओकेजनली प्रीपोजिशन, प्रेसी आपकी लैंग्वेज की स्किल को टेस्ट करती है कि क्या आपको वर्ड्स पे इतनी कमांड है कि आप एक आइडिया पढ़ें, आप एक पैराग्राफ पढ़ें, उसका आइडिया भी बिल्कुल जाया ना होने दें और आप उसको कभी बाद में एक्सप्लेन भी करते हैं, व्हिच इज नोन एज इकोनोमाइजिंग योर वर्ड्स, दैट यू हैव गुड इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। तो प्रेसी असेस करती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल को, और वो क्राइटेरिया है आपको प्रेसी का एग्जाम पास करवाने का। लेकिन ऐसे बात करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एक प्री रिक्विजिट तो है, बट इट इज नॉट अ
qualifier, necessary qualifier for the essay. What the SPSC wants to test in the essay is these three things, और इन तीन चीजों को मैं इस तरह explain करूंगा. SPSC wants to see that can you create diverse set of arguments to prove the central theme, and the central theme will basically be based on your stance on the essay, your interpretation of the essay. Another way of saying that is, can you prove the central theme which is based on your stance by giving multiple and diverse arguments and examples. SPSC आपको 10 टॉपिक्स देती है, तो वो आपके बेसिकली तीन स्किल्स टेस्ट करेगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. थोड़ी मतलब आपकी एक नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल एक इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो एसेंशियली दो चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. सबसे पहले एसपीएससी क्या देखिए, एसपीएससी देखिए कि क्या अगर आपको 3 घंटे का इम्तिहान दिया जाता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, उस 3 घंटे में 10 टॉपिक्स आपके पास, तो क्या आप उसमें से राइट टॉपिक अपने लिए चूज करके उसे टाइम के अंदर ठीक तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं, क्या उसके सेंट्रल थीम को, उसकी आइडिया को कैप्चर कर पाते हैं आप, तो आपकी इंटरप्रेटिव स्किल्स चेक होंगे कि यू हैव गुड इंटरप्रिटेशनल स्किल्स और नॉट, आप इंटरप्रिटेशन ठीक कर सकते हैं चीज की नहीं, आप बात की बुनियाद को समझ सकते हैं कि नहीं. दूसरी वो फिर आपकी आइडिएशनल स्किल्स को टेस्ट करते हैं कि आपने वो इंटरप्रिटेशन की है टॉपिक की, उसके ऊपर आप डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, आप कितने आइडिएशनल हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने नॉलेजेबल हैं कि आप उस पर डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट डायमेंशंस, उसकी मोनोटनी नहीं, रेपिटेटिव नहीं, जगह आपने सोशल एस्पेक्ट डिस्कस कर सकते हैं तो आप उस पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल एस्पेक्ट डिस्कस कर सकते हैं. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प ऑफ लेट्स से, तो आपने इंडिविजुअल डिस्कस किए हैं तो क्या आप नेशन पे डिस्कस करते हैं, क्या आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिस्कस करते हैं. सो कैन यू क्रिएट डाइवर्स आर्गुमेंट्स व्हिच ऑन देयर ओन डू नॉट लुक कनेक्टेड बट ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द वेरी फाइन थ्रेड टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक. तो आइडिएशनल स्किल टेस्ट करा कि आप डिफरेंट आइडिएशन क्रिएट कर सकते हैं. और तीसरा वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में आपकी आर्गुमेंटेटिव स्किल्स को, आपकी रीजनिंग को टेस्ट करा कि आप लॉजिक और रीजनिंग यूज करते हुए आप अपने जो आपने आइडिया क्रिएट किया आइडिएशन के साथ, उस आइडिया को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या उसे लॉजिकली आर्गुमेंट की शक्ल दे सकते हैं कि आपको आइडिया तो आया, यानी जैसे कि डिजाइन बड़ा अहम है सोसाइटी में, वैल्यू ऑफ डिजाइन टॉपिक है, और मैंने आइडिया क्रिएट किया, मैं सुकरात की एग्जांपल लिखूंगा कि सुकरात ने कैसे डिजाइन किया था सोसाइटी में, तो मुझे इससे आर्गुमेंट में क्रिएट कर सकता हूं कि चलो सुकरात ने किया, वो डिजाइन कैसे था, और फिर उस डिजाइन से सोसाइटी को किस तरीके से फायदा पहुंचाया, और क्या मुझे उसकी मिसालें मिली, क्या मुझे उसका एविडेंस मिलता है कि सुकरात ने सोसाइटी को फायदा पहुंचाया. ये पूरा आर्गुमेंट बिल्ड करने का स्किल है. और क्या वो आर्गुमेंट पिछले टॉपिक पैराग्राफ से किस तरह कनेक्टेड है, ओवरऑल आइडिया से किस तरह कनेक्टेड है, क्या आपकी आर्गुमेंट बिल्डिंग स्किल्स है, जो अगेन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो ये वो सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये सारी बातें आपके सोचने की हद तक आ गई कि क्या आपने इंटरप्रेट ठीक किया है, क्या आपने ठीक आइडिया जनरेट किए, क्या आपने उनके ऊपर आर्गुमेंट, उनका एविडेंस यूज करते हुए ठीक तरीके से आइडिया को साबित कर पाए कि नहीं. तो काफी चीज कि क्या आप उसे कम्युनिकेट भी कर पाए, ये सारी चीजें आपने जेन में सही इंटरप्रेट कर लिया, आपने जेन में आइडिया भी जनरेट कर दिया, आपने आर्गुमेंट जेन में सोच लिया कि मैं ऐसे ऐसे लिंक बनाऊंगा, लेकिन क्या आप उसे राइटिंग में ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या उसे पेपर पे उसी तरह कन्वे कर सकते हैं, कैन यू कन्वे टू द रीडर व्हाट यू आर थिंकिंग. तो ये बेसिकली वो स्किल्स है. So essay is a test of your ability to create diverse set of arguments which on their own might not seem connected, but you construct them in such a logical, reasonable fashion that when they are presented in the form of paragraph sequence in a particular way, structured in a particular way, that they become an indivisible composite whole that completely explain the topic in its entirety in such a fashion that an impression is left on the minds of the reader that what this person is saying is absolutely true. तो ये आपका रिक्वायर्ड है इसके अंदर एक टॉपिक को सही तरीके से समझना, उस पर डाइवर्स आर्गुमेंट्स किस तरीके से क्रिएट करना कि वो लॉजिकली आपके टॉपिक को आपके टॉपिक कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन सही तरीके से कर रहे हो. Those of you who are familiar with my style of teaching in other courses know that I occasionally hand out a lot of different resources. So I started doing in this particular lecture series that at the end of every lecture, I'm going to select a theme and I'm going to give you some random videos. There could be on your self-motivation and there will be on important knowledgeable concepts as well. हम कभी हिस्ट्री का फिगर पकड़ लेंगे, कभी पकड़ लेंगे. तो आज की थीम है लर्निंग and I would recommend you guys to watch the videos that I recommend to you guys. इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता एक मोटिवेट भी रहेंगे. सेकंडली मुझे कंटेंट एस्पेक्ट है ना कि आप आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट डिफरेंट चीजों में बिल्ड करना है, वो भी आपका आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो जाएगा. I will present these suggest videos which are very diverse in nature, so as to build your content as we go along this lecture to make this whole lecture series very comprehensive and very fruitful as well. So I hope this lecture was helpful to you guys and I hope that whatever discussion that we have in subsequent lectures you will guys take note and carefully listen to them and follow